फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्यूस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करें उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा। अरे इसको डायलॉग में समझा करो। सच में लाइक कीजिए, सच में सब्सक्राइब कीजिए, सच में शेयर कीजिए। जाकर देखिए शेयर और सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो के साइड में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि ये बस नॉर्मल डायलॉग है, रोज सर मारते हैं। प्लीज यार सच में जाकर कीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं सीटीएफटी। सीटीएफटी क्या होता है सर? सीटीएफटी का मतलब है छूटा टूटा फूटा टॉपिक, यानी जो कुछ थोड़ा बहुत छूट गया है या जो कोई थोड़ा बहुत हमने जानबूझ करके छोड़ दिया है कि नहीं इसको पहले नहीं पढ़ाएंगे, पहले बच्चों का बेस कंप्लीट हो जाए, पहले उनका एक आधार बन जाए, उसके बाद इन टॉपिक्स को समझाया जाएगा तो बच्चों को बड़ी आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स को हम लास्ट की जो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक लास्ट क्लास हम लगाएंगे और उसमें ऐसे चैप्टर्स पे चर्चा करेंगे। इसमें आपको भी ये मौका रहेगा कि अगर आपको भी लगता है कि कोई चीज रह गई है, सर हमने फलाने पासबुक में देखा था या किसी पेपर में देखा था और आपने वो चीज नहीं पढ़ाई, तो बिल्कुल आप हमें बताइए। हो सकता है कि चीजें कुछ स्लिप हो गई हो, वैसे मुझे पता है कि यहां पर कोई चीज स्लिप नहीं होती है। इवन आपके पास एक्स्ट्रा ही है, आपके पास कुछ भी कम नहीं है। तो फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम जानबूझ करके इस क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो वहां पर पढ़ाते ना स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा कंसेप्ट की वजह से आपको टफ लगते हैं, लेकिन अब वो इजी हो जाएंगे। कायिक प्रवर्धन, ये तो गलती से छूट गया था, कायिक प्रवर्धन में कंप्लीट करा देना चाहिए था आपको, लेकिन गलती से रह गया। चलो इसको यहां परिभाषा कर लेते हैं। क्या है कायिक प्रवर्धन? देखिए, कायिक प्रवर्धन के लिए जिन कायिक भागों यानी जड़ तना पत्ती का हम उपयोग करते हैं, उन्हीं कायिक भागों को क्या कहा जाता है? उन्हीं कायिक भागों को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। वेरी सिंपल। पादप का वह कायिक भाग जिसका उपयोग कायिक जनन के लिए किया जाता है कायिक प्रवर्धन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जड़, तना, पत्ती आदि। पत्ती की स्पेलिंग देख लेना, मतलब मात्रा देख लेना, सही है ना? अगर नहीं है तो आप करेक्ट कर लेना। आप थोड़ी मात्रा की गलती हो जाती है साइंस वालों से, वैसे सही होनी चाहिए। बताओ यार सही है कि नहीं है? बताओ, देखिए अगर गलत है तो सही कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण अगला टॉपिक है। अब ये टॉपिक मैंने जानबूझकर पीछे ले लिया। कारण क्या है कि अभी जगह में आपको प्रारंभ में पीढ़ी एकांतरण पढ़ा देता तो कई चीजें ऐसी थी जिनको आप नहीं जानते थे, लेकिन अब पीढ़ी एकांतरण पढ़ाने का फायदा क्या है स्टूडेंट्स, कि अब पीढ़ी एकांतरण में जिस टर्मिनोलॉजी का यूज हो रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उन शब्दों को आप अच्छे तरीके से जानने लगे हो। जैसे पीढ़ी एकांतरण में एक शब्द का प्रयोग होगा बीजाणुद्भिद। क्या होता है बीजाणुद्भिद? तो अब आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सजीव का शरीर द्विगुणित रचना से बनता है तो उसे बीजाणुद्भिद कहते हैं, और वो क्या होता है? वो खुद भी द्विगुणित होता है। यानी द्विगुणित को किसके साथ जोड़ा जाता है? द्विगुणित संरचना को बीजाणुद्भिद के साथ जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से पीढ़ी एकांतरण की परिभाषा में एक और शब्द का प्रयोग होगा जिसे हम कहेंगे युग्मकोद्भिद। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? युग्मकोद्भिद। और स्टूडेंट्स, ये बात भी मैं आपको समझा चुका हूं कि यदि किसी सजीव का शरीर अगुणित रचना से बनता है तो उसे युग्मकोद्भिद कहते हैं, और वो खुद भी अगुणित होता है। तो इस प्रकार से इस अगुणित को किसके साथ जोड़ा जाता है? युग्मकोद्भिद के साथ जोड़ा जाता है। सर पीढ़ी एकांतरण में इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स? जब कोई सजीव लैंगिक जनन करता है, जो भी सजीव लैंगिक जनन करता है, ऐसे समझिए, जो भी सजीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें ये बीजाणुद्भिद अवस्था और ये युग्मकोद्भिद अवस्था एकांतर क्रम में परिवर्तित होती रहती है। एकांतर क्रम में परिवर्तित होती रहने का मतलब क्या है कि पहले सजीव बीजाणुद्भिद अवस्था में होता है, फिर लैंगिक जनन के दौरान उसमें एक अवस्था आ जाती है युग्मकोद्भिद यानी अगुणित अवस्था आ जाती है, और फिर इस अगुणित अवस्था से वापस बीजाणुद्भिद अवस्था का जन्म होता है। बीजाणुद्भिद अवस्था से युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद। आ रही है बात समझ में? यानी एक के अंतर में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसे ही पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। ध्यान दें, लैंगिक जनन करने वाले सजीवों में बीजाणुद्भिद अवस्था यानी कि द्विगुणित अवस्था
व युग्मकोद्भिद अवस्था यानी कि अगुणित अवस्था में एकांतर क्रम में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। आ गई क्या परिभाषा समझ में? यस लिखकर बताइए अगर परिभाषा समझ में आ गई है तो। यस लिखकर बताइए परिभाषा समझ में आ गई है तो। मिटा दूं ना? आ गई समझ में? लिख लोगे ना? लिखाने की जरूरत तो नहीं है। लिख लोगे ना खुद से परिभाषा पीढ़ी एकांतरण की? अरे मजाक कर रहा हूं, लिखाऊंगा पागलो, इतना सारा लिखा दिया। पीढ़ी एकांतरण की परिभाषा छुड़वाऊंगा क्या? मुझे विश्वास ही नहीं है। मुझ पर ही सबसे ज्यादा विश्वास है, तुम पर तो बिल्कुल नहीं है। इतना मिलने के बाद भी नहीं लिख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो मुझ पर ही सबसे ज्यादा विश्वास, इसलिए सारी चीजें लिखवाएंगे, कुछ भी आपके ऊपर नहीं छोड़ेंगे। आपके ऊपर सिर्फ इतना सा छोड़ेंगे कि आप इन चीजों को याद कर लीजिए, अच्छे से अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। सच कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर हमारे याद करने से आपका भला हो रहा होता या आपको परीक्षा में नंबर आ रहे होते तो याद भी मैं खुद ही कर लेता, आपको याद करने के लिए भी नहीं बोलता। लेकिन मजबूरी यह है स्टूडेंट्स कि हम सिर्फ समझा सकते हैं, आपको अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन याद आपको ही करना होगा। इतना समय तो आपको अपने आप को देना होगा। तो बिल्कुल ये लीजिए परिभाषा, ये आपको याद करनी है। लैंगिक जनन करने वाले सजीवों में बीजाणुद्भिद अवस्था यानी कि द्विगुणित फॉर्म व युग्मकोद्भिद अवस्था यानी कि अगुणित फॉर्म का एकांतर क्रम में परिवर्तन ही पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। क्लियर है सर? कैसे होता है यह परिवर्तन? थोड़ा और डिटेल से समझा दो, और डिटेल से समझा देंगे। ये लीजिए एक और लाइन, इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे? ऐसे समझेंगे। ये क्या है इस पर ध्यान मत दीजिए, अभी सारी बातें समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन करने वाले जीवों को आप पढ़ करके आए हो। अभी आपको बात इतनी टफ नहीं है जितनी पहले होती, लेकिन अब आपको पता है लैंगिक जनन में क्या होता है। सर पूरा गीत याद है, फटाफट गा दो आप, नहीं तो समय ज्यादा लगेगा, हम बोर हो जाएंगे। चलो फटाफट गा देते हैं। एक नर होता है, एक मादा होती है। नर में नरजन्नांग बनते हैं, मादा में मादा जन्नांग बनते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही। और ये सब संरचनाएं क्या होती है? ये सब संरचनाएं द्विगुणित होती है ना। नर यानी कि जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में पुरुष क्या है? नर। बीजाणुद्भिद है, द्विगुणित है, उसके अंदर कोशिकाओं में गुणसूत्र। स्त्री क्या है? द्विगुणित है, क्योंकि उसकी जितनी भी कोशिकाएं उसमें जो गुणसूत्र है द्विगुणित फॉर्म में है। ठीक है ना? तो नर और मादा ये द्विगुणित है, इनके जो जननांग हैं ये ध्यान दीजिएगा, यहां बच्चा गड़बड़ करता है। वो जननांग समझते हैं, उसके दिमाग में लैंगिक जनन आता है। लैंगिक जनन समझते हैं, उसके दिमाग में अर्धसूत्रीय विभाजन आता है। इसका मतलब वो समझ लेता है यार जननांग में तो सभी अर्धसूत्रीय विभाजन से बनी हुई रचनाएं। नहीं, जननांग जो है ना स्टूडेंट्स, ध्यान दे, जननांग पूरा का पूरा जननांग, चाहे वो पादपों में है चाहे वो जंतुओं में है, वो द्विगुणित होता है। लेकिन उस जननांग के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन से जो कोशिकाएं बनती है, जो जनन में पार्टिसिपेट करती है, लैंगिक कोशिकाएं जिनको हम युग्मक कहते हैं, वो सिर्फ अगुणित होती है। बाकी तो द्विगुणित ही होता है जननांग भी। लेकिन जननांग की कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन करके जो नर युग्मक और मादा युग्मक बनाती है वो अगुणित होते हैं। इस बात को बिठा लेना दिमाग में, जननांग अगुणित नहीं होते, जननांग तो द्विगुणित ही होते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, नर जननांग में क्या होगा और मादा जननांग में क्या होगा? सर नर जननांग में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, है ना? क्या होगा नर जननांग में? नर जननांग में यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो नर जननांग में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, इसके फलस्वरूप गुणसूत्र आधे आधे हो गए नई कोशिकाओं में, और इस प्रकार से अगुणित नर युग्मक का निर्माण हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, अब जो नर युग्मक बना है वो क्या है? वो अगुणित है। इसी प्रकार मादा जननांग में भी क्या होगा? सर मादा जननांग में भी अर्धसूत्रीय विभाजन होगा और मादा युग्मक बनेंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, बिल्कुल सही समझ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मादा जननांग भी अर्धसूत्रीय विभाजन करके क्या कर लेते हैं? मादा जननांग भी अर्धसूत्रीय विभाजन में मादा युग्मक का निर्माण कर लेता है, जो क्या होता है? अगुणित होता है। इसके बाद आपको पता है घटनाक्रम वही, नर और जो मादा युग्मक है उनका क्या हो जाएगा? इनका निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका
इनका निषेचन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि निषेचन के फलस्वरूप जब ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से संलयित होगा तो उसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। अब चूंकि दो अगुणित रचनाएं मिली है, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, तो इससे जो ये युग्मनज बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है, और युग्मनज से जो भ्रूण बनेगा वो भी द्विगुणित होगा, 2n से इसको डिनोट कर रहे हैं हम। और भ्रूण से जो संतति बनेगी वो भी क्या होगी, वो भी द्विगुणित होगी, और इस प्रकार से लैंगिक जनन पूरा हो जाएगा। सर दोबारा क्यों समझाया, ये तो हमें याद था, इसीलिए तो दोबारा समझाया ताकि अब बातें सरल हो जाए। आप देखिए, प्रारंभ में सजीव क्या था, द्विगुणित था, यानी कि बीजाणुद्भिद था। लैंगिक जनन करने के दौरान इसमें एक अवस्था जो कि क्षणिक अवस्था कह सकते हैं, कुछ समय के लिए कौन सी अवस्था आई, अगुणित, यानी कि युग्मकोद्भिद अवस्था। और फिर इस युग्मकोद्भिद अवस्था के बाद वापस कौन सी अवस्था आ गई लैंगिक जनन के दौरान, सर वापस बीजाणुद्भिद अवस्था आ गई। सर यही तो पीढ़ी एकांतरण है। कि पीढ़ी एकांतरण की परिभाषा में हमने क्या कहा कि पीढ़ी एकांतरण में ये बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, फिर बीजाणुद्भिद, फिर ये संतति बड़ी होगी, ये भी जनन करेगी, तो वापस युग्मकोद्भिद। तो इस प्रकार से पीढ़ी एकांतरण में बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्थाएं एकांतर क्रम में परिवर्तित होती रहती है। इसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसे ही पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। आशा करता हूं कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है आपका क्लियर हो गया होगा कि पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं। हो गया क्या क्लियर, हो गया क्या, यस करिए, परीक्षा में आएगा, 2-3 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में। हो गया क्लियर, यस करिए, नहीं आया है तो नो कर दीजिए, फिर बनाएंगे पीढ़ी एकांतरण पर वीडियो। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम भी तो फ्री हैं लॉकडाउन में, कुछ तो करेंगे। आ गया, चलो आ गया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये अर्धसूत्री विभाजन गलत है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सिर्फ ये बनाना है, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अर्धसूत्री विभाजन बाद में प्रकट हुआ है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तो गलत प्रिंट हो गया है ना। अब ये थोड़ा सा इसको तो काट दो, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर स्टूडेंट्स। अगला सीटीएफटी का हमारा टॉपिक रहेगा युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन। बड़ा बोरिंग टॉपिक है, बड़ा बोरिंग टॉपिक है सॉरी, लेकिन आप इसमें इंटरेस्ट बनाए रखना है, क्योंकि अगर आपने इसमें इंटरेस्ट नहीं बनाया तो परीक्षा में मुंह बना लोगे। उससे अच्छा है कि अभी इंटरेस्ट बना लो, क्योंकि अगर परीक्षा में 3 नंबर में पूछ लिया, 2 नंबर में पूछ लिया, और अगर हमने नहीं पढ़ा है इंटरेस्ट के साथ तो फिर मुंह बनना ही है, वाजिब है ना। तो वैसे इतना अब आपको टफ लगने वाला नहीं है। बोरिंग तो इसलिए कह दिया क्योंकि ये बातें आप पहले सीख चुके हो, इस बार हम इसको एज ए टॉपिक सीखेंगे। पहले हमने बातों बातों में सीखा था, अब एज ए टॉपिक सीखेंगे। एज ए टॉपिक कैसे, ध्यान दीजिए। युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि जब युग्मक जनन यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया होती है उस समय कितने प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप ध्यान रखिए 3 प्रकार का होता है, एक युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, एक बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन, और लास्ट तीसरा है युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। सर ये क्या है, कुछ नहीं, आप ये सारा पढ़ करके आए हो, बस एज ए टॉपिक हम इसको पढ़ रहे हैं ना। इन विभाजनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। युग्मक जनन के दौरान कितने प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। आ गया समझ में, 3 प्रकार के। अब थोड़ा सा बात और आप यहीं पर नोट डाल लो, युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा, है ना। आप चाहो तो कोष्टक में लिख लो, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप चाहो तो लिख लो एक हिंट के तौर पर, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा, कोष्टक में लिख लेना, अगुणित जीवों में। किसमें होगा, अगुणित जीवों में। जो जीव अगुणित है ना, उनमें कौन सा अर्धसूत्री विभाजन होगा, युग्मनजीय। बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा, कोष्टक में लिख लेना, बीजीय पादपों में। किसमें, बीजीय पादपों में। सर बीजीय पादप कौन, जिनमें बीज आते हैं। सर बीज किन किन पादपों में आते हैं, तो जितने भी जिम्नोस्पर्म है आवृत बीजी,
सॉरी अनावृत बीजी और जितने भी एंजियोस्पर्म है आवृत बीजी, इन सब में बीज आते हैं, इनको बीजीय पादप कहते हैं। तो बीजाणु का अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होने वाला जो सामान्य अर्धसूत्री विभाजन है उसे ही बीजाणु का अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन यह शब्द बीजाणु केवल पादपों के लिए उपयोग में लिया जाता है। सेम होता है युग्मक अर्धसूत्री विभाजन, जो बिल्कुल बीजाणु का अर्धसूत्री विभाजन के ही जैसा होता है, लेकिन यह शब्द जंतुओं के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यहां आप कोष्टक में लिख लोगे किसमें पाया जाएगा? जंतुओं में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? जंतुओं में पाया जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? बताइए, इतनी बातें क्लियर है? तो चलिए फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। इस टॉपिक में अब आपको क्या सीखना? देखो, 3 प्रकार का विभाजन है। तीनों प्रकार के विभाजन को हम यहां समझते हैं। युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन क्या है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी बताया किसमें पाया जाता है? सर अगुणित में पाया जाता है। अगुणित में। अब देखिए अगुणित को यहां समझिए आप। अगुणित, मान लीजिए ये कोई अगुणित सजीव है। अगुणित सजीव है ये, ठीक है, ये कोई अगुणित सजीव है। एन से इसको डिनोट कर देते हैं अपन, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं पहले। एन से इसको डिनोट कर देते हैं। अब ये जब इसमें जब युग्मक बनेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि यार अगुणित सजीवों में युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत नहीं है। युग्मक निर्माण किससे होगा? बताया था ना, उस समय पे भी बहुत अच्छे से क्लियर करा था। किससे होगा? सब जिन्होंने सारी कक्षाएं देखी है ना रुचि के साथ, वो तो वापस अब जाकर के बायोलॉजी पढ़ा देना तुम आपके वहां पर क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। सारा कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपने रुचि से सारी चीजें देखी तो नहीं तो अच्छे घूम जाते हैं कि क्या हो रहा है समसूत्री अर्धसूत्री, है ना। मोबाइल फेंक देते हैं बहुत सारे देखते देखते, क्योंकि यहाँ मनोरंजन नहीं चल रहा है, यहाँ पढ़ाई चल रही है ना। मनोरंजन चलना होता तो कोई छोटा मोटा टॉपिक ले लेते और 2-3 डायलॉग मार देते, हो जाता काम। मनोरंजन का मनोरंजन, पढ़ाई के पढ़ाई। व्यूअर्स, अब यार हमें तो पढ़ाना है। अब पढ़ाना है तो सारी चीजों को डिटेल से लेना पड़ेगा। तो जो बच्चे देखते आ रहे हैं ना वीडियो को शुरू से, सारे लेक्चर जिन्होंने देखे उनको तो बातें समझ में आ रही होगी कि क्या है। जो डायरेक्ट इधर खोल के देख रहा है ना कि क्या चल रहा है, तो भाई अगर आप इंटरेस्ट रखते हो पढ़ाई में तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको अपना बहुत गहरा समर्पण दिखाना होगा और पिछले 12 वीडियो देख करके आने पड़ेंगे, तब तो आपको ये वीडियो समझ में आना है। नहीं तो ये क्या है, बहुत सारा तो यही कहेगा मास्टर पागल हो गया क्या है, युग्मक का निर्माण जो है वो समसूत्री विभाजन से कर रहा है। तो भाई नहीं, पागल नहीं हुआ है। सच में अगुणित पादपों में युग्मक निर्माण किससे होगा? अगुणित पादपों में युग्मक निर्माण समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यह आपको पता था कि हां सर, हमें पता था कि अगुणित सजीव है। अगुणित सजीव में जो ये युग्मक बनेंगे, ये भी, क्योंकि युग्मक हमेशा अगुणित ही होते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन की यहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी अगुणित है। तो समसूत्री विभाजन से ही यहां पर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब ये लैंगिक जनन कर रहा है, तो इन युग्मकों में क्या होगा? इन युग्मकों में निषेचन होगा। तो ये एन अगुणित और ये अगुणित युग्मक आपस में मिल जाएंगे। तो बताइए जो युग्मनज बनेगा वो क्या होगा? सर युग्मनज तो द्विगुणित हो जाएगा। युग्मनज तो द्विगुणित हो जाएगा। 2n से डिनोट करेंगे इसको। युग्मनज क्या हो जाएगा? युग्मनज द्विगुणित हो जाएगा, बिल्कुल। तो फिर इससे बनने, अब जंतु कैसा था? जंतु तो अगुणित था ना, लेकिन युग्मनज द्विगुणित हो गया। अब युग्मनज अगर लगातार वृद्धि करके भ्रूण और भ्रूण से नया संतति बना लेता है, तो वो नई संतति भी क्या होगी? सर नई संतति भी द्विगुणित होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा थोड़ी है। संतति या नया पादप तो या नया जंतु कौन सा बनने वाला है? अगुणित, अगुणित बनने वाला है। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस प्रकार के युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि ये युग्मनज जो है, ये युग्मनज जो है नया सजीव बनाए, नए सजीव में परिवर्तित हो, उसके पहले एक बार क्या कर लेता है? उसके पहले एक बार ये क्या कर लेता है? डॉट लगा देते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कर लेता है, जिससे युग्मनज की जो कोशिका है, द्विगुणित कोशिका, वो वापस किस में बदल जाती है? वापस
अगुणित कोशिकाओं में बदल जाती है। और अब इस अगुणित कोशिका से इधर मोड़ देते हैं एरो को। अब इस अगुणित कोशिका से जो नया सजीव बनता है स्टूडेंट्स, वो नया सजीव भी क्या होता है, वो नया सजीव भी अगुणित होता है, वो नया सजीव भी अगुणित होता है। अब ये अगुणित सजीव तैयार हो गया। अब ये अगुणित सजीव भी जनन करेगा। तो अगुणित सजीव भी जनन करने के लिए क्या करेगा स्टूडेंट्स, है ना, ये देखो, ये वापस इधर आ जाओ, ये अगुणित सजीव तैयार हो गया, यही तो है वो अगुणित सजीव। ये अगुणित सजीव तैयार हो गया। अब ये अगुणित सजीव जनन करने के लिए वापस युग्मक बनाएगा। तो बताइए अब इसको अर्धसूत्रीय विभाजन की जरूरत है क्या? नहीं, अब ये अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं करेगा, ये समसूत्रीय विभाजन से ही युग्मक बना लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले जो फर्स्ट कोशिका थी ना, अर्धसूत्रीय विभाजन वही कंप्लीट हो गया। तो अब आगे फ्यूचर में इसको अर्धसूत्रीय विभाजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट कोशिका थी, जीवन की फर्स्ट कोशिका, पहली कोशिका, प्रथम कोशिका युग्मनज को कहते हैं। हमारे अंदर युग्मनज डायरेक्ट समसूत्री करता है, लेकिन इस जीव के अंदर युग्मनज ने डायरेक्ट क्या कर लिया था, अर्धसूत्री कर लिया था। तो यहीं पर अगुणित हो गए थे। तो आगे जाकर के इसको कोई अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात क्या कहना चाह रहा हूं? बात यह कहना चाह रहा हूं कि जो अगुणित सजीव या अगुणित कोशिकाएं बनती है, अगुणित कोशिकाएं जो बनती है सिंगल एन से जिसको डिनोट करते हैं, अगुणित कोशिकाएं जो बनती है, इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अर्धसूत्रीय विभाजन का योगदान जरूर होता है। जैसे ये जो युग्मक बने हैं, अब आप देखेंगे, अगर हम मोटे तौर पर देखेंगे तो युग्मक किससे बने हैं? सर, समसूत्रीय विभाजन से बने हैं। लेकिन आप इसके बैक में आओ, देखो बैक में चलो, पीछे चलो, रिवर्स में जाओ, फ्लैशबैक में पीछे जाओ, ये अगुणित, ये अगुणित, ये देखिए, ये द्विगुणित, पूर्वज कोशिका, प्रथम कोशिका द्विगुणित थी, यहीं पर हो गया अर्धसूत्रीय विभाजन, यहीं पर हो गया अर्धसूत्रीय विभाजन। इसलिए यहां पर अर्धसूत्रीय विभाजन की जरूरत नहीं पड़ी। स्टूडेंट्स, अगर यहां अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता तो बताइए यहां पर कोशिका कैसी होती? द्विगुणित होती। फिर भी क्या समसूत्रीय विभाजन से युग्मनज बन जाता? क्या नहीं बनता। यानी युग्मक निर्माण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फेज में अर्धसूत्रीय विभाजन की जरूरत जरूर होती है। यहां हो गई तो यहां जरूरत नहीं पड़ी, यहां नहीं होता तो यहां जरूरत अर्धसूत्रीय विभाजन की पड़ती। यानी बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के युग्मक जनन हो तो नहीं सकता, भले अप्रत्यक्ष रूप से योगदान हो, लेकिन योगदान जरूर होता है। तो जैसे यहां पर युग्मनज में हो गया अर्धसूत्रीय विभाजन युग्मक निर्माण के लिए, इसीलिए इस प्रकार के अर्धसूत्रीय विभाजन को जो युग्मक जनन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटित हो रहा है, इसको कहा जाता है युग्मनजीय अर्धसूत्रीय विभाजन। वेरी गुड। अब बताइए, ये गुड मैंने अपने आप को दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आपको बात समझाने की कोशिश की है। चूंकि शर्ट भीग चुकी है पसीने में, है ना, शर्ट भीग चुकी है पसीने में, क्योंकि पंखा बंद कर रखा है ताकि कोई नॉइस डिस्टरबेंस ना हो। तो अगर पसीना निकला है मतलब मेहनत करी है, इसलिए गुड अपने आप को दिया है, आप अपने लिए मत समझना इसको, आपके लिए अब देंगे। बताइए, युग्मनजीय अर्धसूत्रीय विभाजन समझ में आया है क्या? बताइए, यस करो, आया है तो यस करो, नहीं आया है तो नो करो। इस प्रकार का अर्धसूत्रीय विभाजन युग्मनजीय अर्धसूत्रीय विभाजन कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? आ गई? यस करो, आ गई, वेरी गुड। अब ये गुड आपके लिए है। चलिए, युग्मनजीय अर्धसूत्रीय विभाजन कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर साथ के साथ ही बाकी चीजों को भी समझेंगे, है ना, यहीं पर साथ के साथ ही ये युग्मनजीय अर्धसूत्रीय विभाजन की परिभाषा की एक साथ बात करेंगे। ये लीजिए, युग्मनजीय हो गया। अब अपन यहां समझते हैं बीजाणु अर्धसूत्रीय विभाजन को। बात करें अगर स्टूडेंट बीजाणुक अर्धसूत्रीय विभाजन की, बीजाणुक अर्धसूत्रीय विभाजन की, तो मैंने बताया अभी आपको बीजाणुक अर्धसूत्रीय विभाजन किसमें पाया जाएगा? बीजाणु अर्धसूत्रीय विभाजन सर आपने कहा बीजीय पादप में पाया जाएगा। बीजीय पादप, ठीक है, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। तो यहां क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इनके नरजननांग होते हैं,
अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही पादप में हो सकते हैं। वो लैंगिकता का मैटर है, हम लैंगिकता में पढ़ करके आए हैं। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कोई भी पादप है उसमें एक नर जननांग होगा, एक मादा जननांग होगा। जैसे मान लीजिए आवृत बीजी है तो उसमें नर पादप के अंदर जो नर जननांग है वो परागकोश या पुंकेसर होगा, जबकि अगर जिम्नोस्पर्म है तो उसमें नर शंकु के नाम से उसको जाना जाएगा। तो ये बातें तो हम लैंगिकता में पढ़ करके आए हैं, ठीक है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि नर के अंदर क्या होगा, नर जननांग होगा। एक नर जननांग होता है पादप में नर जननांग होता है, ठीक है, गलत लिखा गया क्या, ठीक है। तो पादपों के अंदर नर जननांग होते हैं, मादा जननांग होते हैं। अब नर जननांग जैसे मान लीजिए मैंने बताया अभी आपको, अगर जिम्नोस्पर्म में तो नर जननांग नर शंकु होगा, मादा जननांग मादा शंकु होगा। अगर आवृत बीजी है तो नर जननांग पुंकेसर होगा और मादा जननांग स्त्री केसर होगा। और इनके अंदर जो जिस कोष में नर युग्मक या मादा युग्मक बनेंगे, है ना, जिस कोष में नर युग्मक या मादा युग्मक बनेंगे उनको कहा जाता है स्टूडेंट्स बीजाणु कोष। जिनके अंदर युग्मक बनते हैं ना उनको बीजाणु कोष कहा जाता है। तो नर जननांग के अंदर जहां पर नर युग्मकों का निर्माण होगा उस रचना को क्या कहा जाएगा, उस रचना को कहा जाएगा लघु बीजाणु कोष। लघु बीजाणु कोष, लघु बीजाणु कोष कह दीजिए या लघु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं ना, लघु बीजाणु कोष या लघु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये लघु बीजाणु कोष। इसी प्रकार मादा जननांग में जहां पर मादा युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों को बीजाणु भी कहते हैं, जहां पर मादा युग्मकों का निर्माण होगा उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे गुरु बीजाणु कोष। क्या कह देंगे, गुरु बीजाणु कोष। ये लघु बीजाणु कोष और गुरु बीजाणु कोष का जो कंसेप्ट है ना स्टूडेंट, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कहने का। यहां पर जो बीजाणु बन रहे हैं, जो युग्मक बन रहे हैं, क्योंकि नर युग्मक आकार में छोटा होता है इसलिए वो लघु बीजाणु होते हैं, और मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है उनको गुरु बीजाणु कह देते हैं। और जहां पर लघु बीजाणु बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, उसको उस कोष को, उस धानी को लघु बीजाणु कोष कह देते हैं। और जहां पर गुरु बीजाणु यानी कि मादा युग्मक बनते हैं उस कोष को, उस धानी को गुरु बीजाणु कोष कह देते हैं। तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अब बात क्या हम जो समझ रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि ये सारी रचनाएं कैसी है, ये द्विगुणित रचना है। ये है द्विगुणित रचना, ये भी क्या है, ये भी द्विगुणित रचना है। लेकिन अब इन द्विगुणित रचना में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, है ना, इसमें भी और इसकी कोशिकाओं में भी क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। इसके फलस्वरूप यहां पर लघु बीजाणु यानी कि नर युग्मक बन जाएगा जो कि अगुणित होगा, और इसके फलस्वरूप यहां पर गुरु बीजाणु यानी कि मादा युग्मक बन जाएगा, वो भी क्या होगा, अगुणित होगा। तो इस प्रकार से युग्मक निर्माण हो गया। और पाठकों में युग्मक निर्माण के लिए ये जो विभाजन हुआ है इस प्रकार का, इस विभाजन को क्या कहा दिया जाएगा, इस अर्धसूत्री विभाजन को क्या कह दिया जाएगा, ये जो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है बीजाणुओं में, बीजाणु कोष में, इसको कह दिया जाएगा बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन। तो ये तो सिंपल प्रोसीजर है, इसको तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, है ना। लेकिन सिर्फ पादपों में हो रहा है और पादपों में युग्मकों को बीजाणु कह दिया जाता है, इसलिए इस प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन का नाम क्या हो गया, बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन। बाकी यहां पर और कुछ विशेष नहीं है आपके लिए। हाँ, एक बात जरूर बता देता हूं कि लघु बीजाणु कोष और गुरु बीजाणु कोष आवृत बीजी और अनावृत बीजी में अलग अलग नामों से जाने जा सकते हैं। जैसे आवृत बीजी में लघु बीजाणु कोष के लिए पराग कोष और गुरु बीजाणु धानी या गुरु बीजाणु कोष के लिए बीजांड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये है, अलग अलग नाम से जाने जा सकते हैं। आप अगले चैप्टर में जब आवृत बीजी पादप पढ़ोगे तब वहां पर लघु बीजाणु कोष को आप पराग कोष पढ़ोगे और गुरु बीजाणु कोष को आप बीजांड पढ़ोगे। तो इन पर अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो बीजाणु का अर्धसूत्री विभाजन है वो कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ समझने वाली बात है नहीं। पादपों में पाया जाने वाला एक बेसिक अर्धसूत्री विभाजन है, जिसके फलस्वरूप जननांग में जो कोशिकाएं होती है द्विगुणित, वो अगुणित युग्मकों में यानी कि बीजाणुओं में, नर युग्मक में, मादा युग्मक में बदल जाती है। बात करें लास्ट युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। सर ये युग्मक अर्धसूत्री विभाजन क्या है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बस इतना सा याद रखना है कि जैसे ये बीजाणु पादप में हो रहा था वैसे ही युग्मक कहां होगा,
पादप में नहीं होगा, जंतु में होगा। जंतु में भी प्रोसीजर सेम रहेगा, वही नर जननांग मादा जननांग, बस जहां लघु बीजाणु कोष लिख रहे हो वहां जंतुओं में वृषण लिखा जाएगा, और जहां गुरु बीजाणु कोष लिख रहे हो वहां जंतुओं में अंडाशय लिखा जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। और फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो नर युग्मक मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे, तो यह प्रोसीजर क्या कहलाएगी? युग्मक अर्धसूत्री विभाजन कहलाएगी। तो सिंपल है, दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस बीजाणु पादपों में होता है और युग्मक जंतुओं में होता है। और युग्मनजीय ये थोड़ा डिफरेंट है, ये किस में होता है? ये अगुणित सजीवों में होता है। आशा करता हूं कि युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन किस किस तरीके से हो सकता है वो सारे तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये जो स्क्रीन पर पूरा जो ये हो गया है कचरा, इसको तो साफ करते हैं, हालांकि कचरा नहीं कहेंगे कि बहुत मेहनत से आपको सिखाने के लिए बनाया है, तो बस मैं वैसे ही बोल दिया, निकल गया मुंह से, टंग स्लिप हो गई है ना। तो कचरा तो नहीं है, बहुत ज्ञान की बातें हैं, तो इनको इरेज कर देते हैं। और अब आते हैं नोट्स पे। नोट्स क्या है भाई? जो समझा है ना स्टूडेंट्स वही लिखना है। युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन याद करो, क्या समझाया? अगुणित पादपों में जब युग्मनज बनता है, युग्मनज निर्माण के बाद उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि जनरली नहीं होता है। जनरली युग्मनज में सीधा समसूत्री होता है, लेकिन अगुणित में क्या होगा? पादपों की जगह जीवों कर लें, अगुणित जीवों, क्योंकि केवल पादप नहीं जंतु में भी हो सकता है। अगुणित जीवों में युग्मनज निर्माण के बाद उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित कोशिकाएं बनती है। पहले ही बन गई अगुणित कोशिकाएं, अब इनके परिवर्तन से अगुणित पादप बनेंगे। अब जब पादप ही अगुणित है तो फिर इनसे जो युग्मक बनाने हैं उनको अर्धसूत्री की जरूरत नहीं है, अब वो डायरेक्ट समसूत्री कर लेंगे। यानी कि इन अगुणित पादप कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, जो भी युग्मक जनन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है जीवों में। बीजाणु के लिए मैंने सारी बात आपको बताई। क्या इस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन पादपों में पाया जाता है? इस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु कोष के भीतर होता है, उस कोष के भीतर जहां पर नर युग्मक या मादा युग्मक बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीजीय पादपों में दो प्रकार के बीजाणु कोष पाए जाते हैं, एक लघु बीजाणु कोष और एक गुरु बीजाणु कोष। लघु बीजाणु कोष की द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित नर युग्मक बनेगा लघु में, बताया था ना नर जननांग होता है। वह गुरु बीजाणु कोष की द्विगुणित पादप कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित मादा युग्मक का निर्माण करती है। तो इस प्रकार का विभाजन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? इस प्रकार का विभाजन बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं युग्मक अर्धसूत्री विभाजन की। सेम है, बीजाणु की तरह ही है, बस यहां पर जंतु आ जाएगा। इस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं के जननांग यानी वही नर जननांग मादा जननांग वृषण अंडाशय की द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण करती है। नर जननांग में नर युग्मक व मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इसी के साथ ये युग्मक अर्धसूत्री विभाजन भी आपका पूरा होता है। तो आशा करता हूं कि सीटीएफटी का ये तीसरा टॉपिक भी आपको सरलता से समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल मेहनत के साथ अब आप इसके नोट्स बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन बच्चा है जो साथ का साथ मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे नोट्स सेंड करते रहिए, है ना, ताकि आपकी मेहनत हमें एक्चुअल में क्या नाम चेक नहीं करना चाहते कि आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बस हम देखना चाहते हैं कि कौन बच्चा जितनी मेहनत से हम लग रहे हैं उतनी मेहनत से उधर भी सामने से भी मेहनत हो रही है, क्योंकि जब दोनों सिरों से मेहनत होती है तब ही सफलता मिलती है। केवल एक सिरा मेहनत करे और दूसरे सिरे से कोई मेहनत ना हो, कोई कार्य ना हो, तो बात पता है ना, मैथमेटिक्स की कॉमन संक्रिया है कि किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा किया जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो हम कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे, आप परिश्रम नहीं करोगे, यानी आपकी मेहनत जीरो है, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो सारी मेहनत क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आप थोड़ी सी भी कर लोगे ना, थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो कम से कम जीरो तो नहीं होगा। मान लीजिए मैंने 50
1% मेहनत की, आपने 1% की, तो 50 इंटू 1 50 होगा, यानी आपके पास 50% नॉलेज तो होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने 50% मेहनत की और आपने कुछ नहीं किया, 0%, तो 50 इंटू 0 0, फिर आपके पास कुछ नहीं होगा और हमारी मेहनत पर भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। ठीक है सर, ये टेबल घुमा रही है हमको, इस टेबल के बारे में बताओ। बिल्कुल, टेबल के बारे में बताएंगे। ये जो टेबल आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, याद करनी है आपको, रट्टा मारना है, बिल्कुल रट्टा मारना है, इसको समझाने का कोई तरीका नहीं है, इसको रट्टा मारना है आपको, क्योंकि ये अलग अलग सजीवों में आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में इन सजीवों को बताया गया है और आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो गुणसूत्र होते हैं ना सजीवों के अंदर, जोड़े में, 2n जोड़े में लिखे गए हैं, वो जोड़े में होते हैं। किसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं। और हर सजीव के अंदर, देखो टॉपिक, विभिन्न जीवों में गुणसूत्रों की संख्या। ये टेबल आपको बताना चाहती है कि संसार के प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। ये टेबल आपको बताना चाहती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र 46 होते हैं, टोटल 46 होते हैं। अगर जोड़े की बात करें तो 23 रहेंगे, 23 जोड़ी, है ना। ये बात ध्यान में रखते चलना। टोटल कितने होते हैं, 46, और ये 2n जैसे कोष्टक में लिखा है ना, तो 2n फॉर्म में होंगे तो कितने होंगे, ऐसे लिख लेना आप भी। 2n फॉर्म में होंगे तो कितने होंगे, 23 जोड़ी, 23 जोड़ी। टोटल गुणसूत्र कितने हैं, 46, लेकिन जोड़े में देखा जाए तो कितना होगा, 23 जोड़ी। इसी प्रकार मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, घरेलू मक्खी की बात हो रही है, तो इनमें टोटल संख्या सर 12 होती है, लेकिन अगर जोड़े में देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2n फॉर्म में 6 हो जाएगा। चूहे में 42 होते हैं, 2n फॉर्म में देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, 21 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 21 ही होगा ना, आधा 21 ही होगा ना 42 का, 42 का हाफ 21। हाँ, इसी प्रकार कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या होती है 78। अब इसको 2n फॉर्म में देखा जाएगा ना स्टूडेंट, 2n फॉर्म में तो कितना हो जाएगा, 39। 2n फॉर्म में कितना हो जाएगा, 13। देख लेना, कहीं गलत हो जाए तो बता देना, हो जाता है ना, तो कहीं गलत हो जाए तो बता देना। तो 2n फॉर्म में 39, जोड़े में कितने होंगे, 39 जोड़े गुणसूत्र होंगे, टोटल कितने होंगे, 78। बिल्ली में कितने होते हैं, बिल्ली में टोटल 38 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े की बात करें तो जोड़े में 19 गुणसूत्र होते हैं, 19 जोड़ी गुणसूत्र बिल्ली में पाए जाते हैं। फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला की बात की जाए तो टोटल गुणसूत्र 8 है, जबकि जोड़े में देखा जाएगा तो कितना रह जाएगा, 4। तितली में टोटल, जंतुओं में तितली में टोटल गुणसूत्र 380 सबसे ज्यादा बताए गए, 380 होते हैं। लेकिन अगर जोड़े में देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, जोड़े में देखा जाएगा तो सर 190 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 190 जोड़ी गुणसूत्र तितली में पाए। देखो कितना सा जीव है। अब इससे एक बात और क्लियर हो रही होगी आपकी, क्या कि किसी सजीव के अंदर गुणसूत्र कम होंगे या ज्यादा होंगे, यह उसकी संख्या पर डिपेंड, उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करता। अगर साइज के बेस पर देखा जाए तो मनुष्य की साइज सबसे ज्यादा अब तक के जंतुओं में, लेकिन उसके गुणसूत्र मात्र 46 ही है। और जितने भी देखे हैं ना, उसमें देखिए आप, तितली छोटी आकार की होती है लेकिन गुणसूत्र कितने उसके अंदर, 380 है। तो गुणसूत्रों की संख्या किसी सजीव में कितनी होगी, यह बात जो है उसके साइज पर डिपेंड नहीं करती है। थोड़ा पादपों की बात कर लेते हैं। सेब के अंदर 34 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े की बात करें तो 17 जोड़ी गुणसूत्र यहां पर पाए जाते हैं। ये टेबल याद करना अच्छे से, जोड़े में भी और टोटल कितने पाए जाते हैं ये भी याद रखना है। धान के अंदर यानी चावल के अंदर 24 गुणसूत्र होते हैं टोटल, लेकिन अगर जोड़े की बात करें तो यहां पर 12 गुणसूत्र पाए जाएंगे, 12 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मक्का के पादप में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं टोटल, लेकिन अगर जोड़े की बात करें तो जोड़े में 10 जोड़ी गुणसूत्र यहां पर पाए जाते हैं। बात करें स्टूडेंट्स अगर आलू की, तो आलू में टोटल 48 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर जोड़े की बात करें तो यहां पर 24 जोड़ी गुणसूत्र होंगे, 24 जोड़ी गुणसूत्र होंगे। इसी प्रकार प्याज में 32 टोटल गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर जोड़े की बात करें तो जोड़े में 16 गुणसूत्र होंगे, 16 जोड़ी गुणसूत्र होंगे। सबसे ज्यादा ओफियोग्लोसम एक टेरिडोफाइटा का पादप है, इसमें 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं, पादपों में सर्वाधिक। लेकिन अगर जोड़े की बात करें तो कितने जोड़ी होंगे, बताइए कितने जोड़ी होंगे, 1260 मतलब 630, सही कह रहा हूं ना, 630 है ना, 630। तो ये जोड़े में भी हो गया, 2n फॉर्म में ये रहेगा।
तो इस प्रकार आप प्रत्येक सजीवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, टोटल कितनी है और जोड़े में कितनी होती है, इसको टेबल बना करके याद करेंगे, अच्छे से रख लेंगे। अब यहां से एक बात आप और याद रख सकते हो कि मान लीजिए कुत्ते के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो इसके अंदर जो युग्मक होंगे, ये सिर्फ समझना है आपको, कोई बड़ी बात नहीं। इसके अंदर जो युग्मक होंगे, है ना, उसमें कितने कितने गुणसूत्र आएंगे सर? आधे आधे आएंगे, टोटल 39 जोड़ी है। ये जोड़ी है, अलग अलग हो जाएंगे तो फिर 39 जोड़ी नहीं रहेंगे। 39 एक युग्मक में आ जाएंगे अगुणित होकर के, और 39 दूसरे युग्मक में चले जाएंगे अगुणित होकर के, फिर जोड़े में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 78 में से 39 एक में आ गया, 39 दूसरे में आ गया। तो इस प्रकार युग्मक निर्माण के समय ये जो गुणसूत्र हैं वो क्या हो जाते हैं? आधे आधे हो जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मनुष्य में जब युग्मक निर्माण होगा तो 46 गुणसूत्र हैं, 23 जोड़ी, लेकिन जब शुक्राणु बनेंगे तो 23 गुणसूत्र एक शुक्राणु में और 23 गुणसूत्र दूसरे शुक्राणु में। इसी प्रकार 23 गुणसूत्र एक अंडाणु में, 23 गुणसूत्र दूसरे अंडाणु में। यानी युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? आधे आधे हो जाते हैं। आशा करता हूं यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जो जोड़े के गुणसूत्र हैं उनको तो लिखा रहने देते हैं, लेकिन यह सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसको आपको नोट्स में नहीं लगाना है। ठीक है, इसको आपको नोट्स में नहीं लिखना है, तो इसको तो हम क्लियर कर देते हैं। तो यह था सीटीएफटी का चौथा टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं और सीटीएफटी के अंतिम टॉपिक पर बात करते हैं। हाँ, टेबल के नीचे नोट लगा करके जरूर लिख लेना, ये जितनी भी कोशिकाएं आपके सामने लिखी थी, ये द्विगुणित कोशिकाएं थी जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण करती है। और ऐसी कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक बनाती है, इनको मियोसाइट्स या अर्धसूत्राणु भी कहते हैं, है ना। जो कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करने वाली है उस कोशिका को क्या कह सकते हैं? उस कोशिका को मियोसाइट्स या अर्धसूत्राणु भी कह सकते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स, आज के अंतिम टॉपिक पर बात करते हैं, अनिषेक जनन या पार्थोजेनेसिस क्या होता है। अनिषेक जनन या पार्थोजेनेसिस को शुरू करूं उसके पहले मेरा ध्यान टाइम के ऊपर जा रहा है। तो आज की क्लास चूंकि अंतिम क्लास है आपकी, इसके बाद चैप्टर फिनिश है, तो सब्र के साथ आपको 5-10 मिनट ज्यादा बैठा रहना पड़ सकता है। बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आपके अंदर आ सकती है कि 1 घंटा हो गया, सर कब छोड़ोगे, सर कब छोड़ोगे। लेकिन वहां पर क्लास हमारे कंट्रोल में होती थी, हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते थे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहां पर आप हमारे कंट्रोल में नहीं हो। आप चाहो तो वीडियो बंद कर करके जा सकते हो, है ना, वीडियो बंद करके जा सकते हो, लेकिन यहां पर आपको स्वयं के कंट्रोल में रहना है। और बात पूरी होगी आज, ये अंतिम टॉपिक है हमारा आज का सीटीएफटी का, जिसके बाद पाठ खत्म। लेकिन इसके बाद हम बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं, पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उन पर एक नजर डालेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न हैं और आप उनका जवाब दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। उनके उत्तर पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस किस प्रश्न की क्या डिमांड है, वो क्या पूछना चाह रहा है, उसी पर हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा, अभी जाना नहीं है, अभी क्लास 10 से 15 मिनट और चलने वाली है। तो इतना धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल इतना धैर्य रखोगे तो क्लास के अंत में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, लेकिन वो क्लास के अंत में ही होगी। आप धैर्य रखोगे तभी आपको वो इंपॉर्टेंट बात पता लगेगी, नहीं तो फिर वो आपके लिए नहीं है। अनिषेक जनन क्या है? अलैंगिक जनन पढ़ा था ना आपने? अलैंगिक जनन में क्या पढ़ा था आपने? पादपों में स्पेशली क्या पढ़ा था, या किसी भी जंतु में क्या पढ़ा था कि जब कोई भी शरीर की कोई भी कायिक कोशिका विभाजन करके नया जीव बना ले बिना निषेचन के, किसके? बिना निषेचन के, बिना युग्मक संलयन या बिना निषेचन के होने वाला जनन क्या कहलाता है? अनिषेक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन भी वैसा ही है, यहां पर भी ना तो युग्मक संलयन होगा ना निषेचन होगा, और बिना युग्मक संलयन और बिना निषेचन के ही नई संतति बन जाएगी। तो फिर सर इसको अलैंगिक जनन ही कह देते। इसको अनिषेक जनन क्यों कह रहे हो? क्योंकि स्टूडेंट्स वहां जो घटना हो रही थी वो जंतु के कायिक भागों में हो रही थी, यहां जो घटना हो रही है वो युग्मक में हो रही है। किसमें हो रही है? युग्मक में। जैसे मान लीजिए कोई मादा है, मान लीजिए कोई मादा है, एक छिपकली है, छिपकली है, यह मादा है, इसके अंदर मादा युग्मक बन गया। क्या बन गया? इसके अंदर मादा युग्मक बन गया।
तो मादा युग्मक बन गया तो फिर तो अब क्या होना चाहिए, अब तो लैंगिक जनन ही होना चाहिए ना, नर छिपकली के अंदर नर युग्मक बन जाना चाहिए, और बनता भी है, और दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, युग्मनज बनेगा, और युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से नया शिशु बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी छिपकली का जो ये मादा युग्मक बना है ये निषेचन नहीं करता। जैसे कल पार्ट 4 में पढ़ा था ना आपने, कल पार्ट 4 में एपोमिक्सिस नहीं पढ़ा था, वैसा ही घटना है। ये जो नर युग्मक है, सॉरी मादा युग्मक है, ये नर युग्मक से फर्टिलाइजेशन नहीं करता तो नर युग्मक तो खत्म हो जाएगा। लेकिन मादा युग्मक क्या कर लेगा, अर्धसूत्री सॉरी निषेचन किए बिना ही डायरेक्ट क्या कर लेगा, डायरेक्ट वृद्धि करना शुरू कर देगा, यानी समसूत्री विभाजन में पार्टिसिपेट कर लेगा, और डायरेक्ट विभाजन करके डायरेक्ट भ्रूण बना लेगा, बिना निषेचन के ही भ्रूण बना लेगा। यानी प्रक्रिया लैंगिक जनन के जैसी ही है। भ्रूण बना रहा है, भ्रूण से क्या बन जाएगी, भ्रूण से नई संतति बन जाएगी, यानी प्रक्रिया लैंगिक जनन के जैसी है, लेकिन निषेचन के बिना ही भ्रूण बन रहा है। तो इस प्रकार का जो जनन है वो अनिषेक जनन या पार्थोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, अनिषेक जनन या पार्थोजेनेसिस कहलाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, 1 या 2 नंबर में आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। अनिषेक जनन की परिभाषा देखिए, क्या परिभाषा है। अच्छा, इससे पहले ये भी याद रख लीजिए कि इस घटना की खोज जो है चार्ल्स बॉनेट ने एफिड्स में की थी। कुछ कीट होते हैं एफिड्स में की थी। कुछ जंतुओं में मादा युग्मक, देखो मादा युग्मक कोई कायिक भाग नहीं कर रहा है, मादा युग्मक जो निषेचन करने वाला था वो निषेचन नहीं कर रहा है, सीधा समसूत्री विभाजन करके भ्रूण बना रहा है। कुछ जंतुओं में मादा युग्मक बिना निषेचन के ही भ्रूण वो भ्रूण से नई संतति में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही अनिषेक जनन या पार्थोजेनेसिस कहते हैं। बिल्कुल सरल बात है। 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक यानी अगर स्वतः हो जाए तो प्राकृतिक को याद रखने जैसी कोई बात नहीं है, वैसे ही नाम से स्पष्ट है। यह जंतुओं में आंतरिक कारणों से प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन किन में होता है यह ध्यान रखना, मधुमक्खी में पाया जाता है, छिपकली में पाया जाता है, और कुछ पक्षियों में भी पाया जाता है। बात करें कृत्रिम अनिषेक जनन की, तो स्वाभाविक बात है, नाम से स्पष्ट है कि इनको कुछ भौतिक और रासायनिक कारकों के द्वारा जंतुओं के अंदर उद्दीप्त करवाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। यह जंतुओं में भौतिक व रासायनिक कारणों से अनिषेक जनन प्रेरित करवाया जाता है। ठीक है ना, यानी यह प्राकृतिक रूप से नहीं होगा, यह कृत्रिम तरीके से करवाया जाएगा। लेकिन यह भौतिक और रासायनिक कारण, भौतिक लिखा गया भाई, भौतिक कर लो इसको, है ना, भौतिक। मैं कई बार बता चुका हूं कि आपके साथ जब दोबारा पढ़ते हैं तो बड़ी बारीकी से नजर जाती है, और उस समय ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है इनको सही कर लिया करो। ठीक है, तो ये जंतुओं में भौतिक व रासायनिक कारणों से अनिषेक जनन प्रेरित करवाया जाता है, यानी कृत्रिम जनन में ऐसा होता है। कौन है वो भौतिक और रासायनिक कारण, ये याद रखना है मेन। तो ईथर, यूरिया, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म आदि के छिड़काव से इन जंतुओं के ऊपर इस प्रकार का जनन करवाया जा सकता है। पीएच यानी पीएच कम ज्यादा करके, ताप ये भौतिक कारक हो जाएगा, सुई चुभाना ये भौतिक कारक हो जाएगा। इन घटनाओं के फलस्वरूप, इन क्रियाओं के फलस्वरूप जंतुओं में कृत्रिम अनिषेक जनन प्रेरित करवाया जा सकता है। तो यह होता है आपका अनिषेक जनन भी पूरा, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी यहीं पर होता है पूरा। और इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपका कोई चैप्टर शेष नहीं रहता, कुछ शेष नहीं बचता है, सारा चैप्टर कंप्लीट है। परीक्षा में इससे बाहर इस चैप्टर से प्रश्न नहीं आएगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। अच्छे से याद कर लेना। अब बिल्कुल समय गंवाए बिना जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आपके बुक के अभ्यास प्रश्न कैसे प्रश्न है। देखो सारी चीजें आपको याद होगी। कुछ प्रश्न देख, जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है, प्रारंभ में ही बात कर चुके हैं जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है, क्योंकि इसके द्वारा सजीव अपनी जो संख्या है उसमें निरंतरता बनाए रखता है, सजीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। अगर जीव जनन नहीं करेगा तो उसकी जाति समाप्त हो जाएगी। जनन की अच्छी विधि कौन सी है, अब देखो तो अच्छी विधि कौन सी है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। आपने जनन की 2 विधियां पढ़ी, अलैंगिक और लैंगिक। इस प्रश्न का जवाब है लैंगिक। अच्छी विधि लैंगिक को मानी जाएगी, क्योंकि जो अलैंगिक जनन है उसमें कोई नई विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती है, उसमें कोई जैव विकास देखने को नहीं मिलता। जैसा जनक है वैसी की वैसी संतान होगी। मान लीजिए कोई विपत्ति आ गई, कोई विपरीत परिस्थितियां आ गई, प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई, सारी संतानें एक साथ नष्ट हो जाएगी।
लेकिन लैंगिक जनन से जो संतानें उत्पन्न होगी ना, उनमें विभिन्नताएं होगी। हर संतान के अंदर अपने अपने अलग अलग गुण होंगे। उसके कारण मान लीजिए कोई प्रतिकूल वातावरण बनता है, जैसे कोरोना महामारी फैलती है, तो ऐसा नहीं कि सब में फैल जाएगी, सब मर जाएंगे। कुछ जीवित रहेंगे और अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखेंगे, अपनी संख्या को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार जनन की कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है? लैंगिक जनन। क्यों है? क्योंकि लैंगिक जनन के फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जो जीवों को वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है, जीवों में जैव विकास की घटना को प्रेरित करती है। ठीक है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, इस पर बात कर चुके हैं, दोबारा बात करने की आवश्यकता है नहीं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने, चौथा प्रश्न, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो हर समय तो सही नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। इसका जवाब यह है कि लैंगिक जनन जो है ना, उसमें निषेचन जो है मोस्टली मादा शरीर के भीतर होता है। युग्मनज मादा शरीर के भीतर बनता है। ठीक है। पेरेंटल केयर होती है, इसलिए विभिन्नताएं होती है, जिससे जीव जो है वातावरण के अनुकूल होता है। तो अच्छे अवसर हैं, लेकिन हर बार नहीं। जैसे मान लीजिए कोई लैंगिक जनन हो रहा है, लेकिन बाह्य निषेचन हो रहा है, मेंढक में हो रहा था, तो क्या वहां पर भी जीवित रहने के अच्छे अवसर है क्या मेंढक के पास? नहीं है। तो हर बार ये कथन सत्य नहीं है। तो वहां से इसका मिलाजुला आंसर निकलेगा। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से, वही प्रश्न है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं होती है, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती है। उसी को आधार बना करके इसका उत्तर आपको लिखना है। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करिए। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है? कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है, इस पर हम बातें कर चुके हैं स्टूडेंट। अलैंगिक लैंगिक पूरा पढ़ा है, तो आसानी से विभेद कीजिए, मतलब अंतर लिखना है आपको अलैंगिक और लैंगिक में, लिख सकते हो आप। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है, इसका जवाब हमने अलग से नोट लगा करके लिखा है, क्योंकि कायिक जनन में ना तो युग्मकों का संलयन होता है और ना ही नर व मादा अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए कायिक जनन को एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही माना गया है। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, पढ़ चुके हैं। किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था के बारे में हमने विस्तार से बात करी है। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन को पाया है। क्यों? थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन जटिलता के बावजूद लैंगिक जनन क्यों पाया जाता है, तो उनकी विभिन्नताओं के कारण उनमें संभव हो पाया है। व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। बिल्कुल होंगे, क्योंकि युग्मक जनन जो है वो उसके फलस्वरूप युग्मक वापस लेते हैं। युग्मक जनन के फलस्वरूप युग्मक बनते हैं जो अगुणित होते हैं, बताया ना अभी लास्ट वाला, उसी से रिलेटेड है। और अगुणित युग्मक बिना अर्धसूत्री विभाजन के बन ही नहीं सकते। तो प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है कुछ सजीवों में, कुछ सजीवों में अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। जैसे आपने फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था युग्मनज ही अर्धसूत्री विभाजन। तो युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन की कहीं ना कहीं भूमिका जरूर होती है, वो आपस में अंतर संबंधित जरूर होते हैं, चाहे सजीव अगुणित हो चाहे सजीव द्विगुणित हो। तो वहीं से इसका आंसर निकलेगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की भूमिका होती है। आप चाहो तो वो पूरा लिख सकते हो, है ना, वही है ये। उसी प्रकार से आपको लिखना, जो हमारा टॉपिक रहा था ना, युग्मक जनन के लिए अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन, तो वो 10वां का आंसर पूरा वही रहेगा। ठीक है ना। अभी आज ही पढ़ा है ये तो हमने। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका जवाब आप दे सकते हो अगर आप थके नहीं हो। थक भी गए हो तो थोड़े बने रहिएगा, क्योंकि मैं ही थक गया हूं, है ना, तो आप भी थक गए होंगे। बिल्कुल समझ सकता हूं यार, क्योंकि 1 घंटे तक मोबाइल में झांके रखना, लेकिन क्या करें, अब इसके लिए कल तो नहीं छोड़ सकते ना, इसको आज ही खत्म करेंगे। 13 क्लास ऑलमोस्ट हो चुकी है, फिर 14 हो जाएगी। इसका जवाब दे दो आप तो फटाफट, इतने भी नहीं थके हो, यंग बॉडी हो, यंग ब्लड हो। बताइए, अंडा से द्विगुणित है या अगुणित? बताओ फटाफट, कमेंट करो। द्विगुणित है या अगुणित? अरे भाई, पुष्प का भाग है, द्विगुणित है। परागकोश सर द्विगुणित है, बता दो फटाफट फटाफट। अंडा क्या है, द्विगुणित या अगुणित? अंडा क्या है? अंडे के लिए कमेंट करो। सॉरी, अंडा क्या है? तो भाई अंडा तो युग्मक है, युग्मक अगुणित होता है। पराग क्या है? पराग क्या है? तो भाई पराग भी युग्मक है, पादपों में अगुणित होगा। नर युग्मक क्या है? नर युग्मक भी अगुणित होगा। चलिए, युग्मनज के लिए कमेंट करिए फटाफट, युग्मनज क्या है? युग्मनज क्या है? फटाफट युग्मनज के लिए कमेंट करो।
है ना। तो युग्मनज क्या होगा, युग्मनज द्विगुणित होगा क्योंकि दो युग्मकों के संलयन से बना है। तो इस प्रकार का प्रश्न था, आप इसका जवाब आसानी से दे चुके हो, कुछ ने दिया है ना। बाह्य निषेचन की व्याख्या करिए, पढ़ करके आए हैं। जूस्पोर अलैंगिक जनन तथा युग्मनज के बीच अंतर करना है, आप कर सकते हो। आपने युग्मनज भी पढ़ा है, आपने जूस्पोर भी पढ़ा है। युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों चीजें आप पढ़ करके आए हैं। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करिए। निषेचन पश्च परिवर्तन यानी वही भ्रूण का निर्माण, भ्रूण से बीज बनेगा, बीज से नया पादप बनेगा, है ना। निषेचन पश्च यानी युग्मनज से आपको वर्णन करना है। एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, अपने आसपास ये लैंगिकता में आपने क्लियर किया है इसको। किसी भी कुकर बिटेसी पादप के कुछ पुष्पों की जांच करें और पुंकेसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों को कोई ना, इसको आप छोड़िए, ये सारे उदाहरण हमने लैंगिकता में पढ़ लिया, आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये हम कर चुके हैं जांच, तभी तो हमने वहां आंसर लिखे थे। अंड प्रजनक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सर्वायु काल सजीव प्रजनक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, और बिल्कुल होता है। अंडा वाला जो जीव है ना, उसमें पेरेंटल केयर कम देखने को मिलता है, कुछ में देखने को मिलता है। सजीव प्रजनक में क्या होता है, सजीव जो है ना माता के अंदर रहता है, गर्भाशय में सुरक्षित रहता है जब तक जन्म नहीं होता। लेकिन अंडे में क्या होता है, बेचारा अंडा घोंसले में रखा है, चिड़िया दाना लेने गई, कोई दूसरा जंतु आ गया, सांप छिपकली आकर के अंडा खा गई, तो वो तो यही मर गया जन्म लेने से पहले ही। तो बिल्कुल अंड प्रजनक में उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है। सजीव प्रजनक में शिशु का जो जन्म की प्रक्रिया वो सुरक्षित होती है, शिशु सुरक्षित होता है सजीव प्रजनक में, ठीक है। तो ये थे आपकी बुक के कुछ प्रश्न। आशा करता हूं कि हमने जो पढ़ा है तो बुक के पीछे के प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों के पास अभी बुक नहीं आई है, और फिर इन पर विचार करना कि ये प्रश्न आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। नहीं आए हैं तो आप मुझसे व्यक्तिगत डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आ गए होंगे वैसे, क्योंकि पिछली 13 क्लासों में इन प्रश्नों के जवाब समाहित हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बुक के प्रश्न हैं। चलिए, ओहो, तो ये थी वो खास बात जिसका था हमें इंतजार। एक बालिका है जिसके हाथ में सक्सेस की ट्रॉफी है, और इसके कुछ मित्र साइड में खड़े हुए हैं, और मित्र कह रहे हैं कि क्या है ऊपर चढ़ करके, इस शील्ड को ऐसे सिर पर रख करके एंजॉय करने में तो मैं भी कर सकता हूं, दिस इज टू इजी, है ना। क्यों कह रहे हैं ये, क्योंकि इनको इस रास्ते के जो कांटे हैं ना वो नजर नहीं आए हैं। 40-50 स्टूडेंट्स हमसे ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से मैं देख रहा हूं मात्र 15 या 20 स्टूडेंट्स जो है ना लाइव हैं, हर बार रहते हैं। क्योंकि मैं लाइव चैट पे हूं, अभी लाइव नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता है कि कितने हैं, लेकिन एवरेज कितने हैं, एवरेज 15 या 20 स्टूडेंट, 22 स्टूडेंट जो है ना वो लाइव रहते हैं। तो वो है इन कांटों पे चलने वाले, जिन्होंने इस 1 घंटे के दंश सहे हैं। कई बार मन किया होगा कि मैं भी उठाकर फेंक दूं, अब इस क्लास से बोर हो चुका हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी देखी है, तब जाकर के ये शील्ड हाथ में आई है, तब जाकर के ये ट्रॉफी हाथ में आई है ना। तो बिल्कुल जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपके क्रिटिसाइजर्स हैं, उनको आपके रास्ते के कांटे नजर नहीं आते हैं, उनको केवल आपकी सक्सेस नजर आती है। एंड दैट्स व्हाई वो कहते हैं कि दिस इज टू इजी। परंतु इजी नहीं है इस रास्ते पर चलना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली बोली, है ना, क्या बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। यानी कि एक चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है ना, उसके ना हाथ है ना पैर है, वो चोंच से एक एक तिनका लेकर के आती है। बयां का घोंसला देखा होगा आपने, कितना सुंदर होता है, उसमें अंडे देने की जगह अलग होती है ना, अंडे देने की जगह अलग होती है, उसका खाना चुग्गा अलग इसमें रखती है, उसके कहने का मतलब है उसकी जो मल त्यागने के लिए अलग वो खंड बना करके रखती है। इस प्रकार से वो अपना घोंसला पूरा डिजाइन करती है, जबकि उसके कोई हाथ पैर भी नहीं है, और उसमें हजारों तिनके जो लगते हैं, उन हजारों तिनकों को एक एक करके अपनी चोंच से लेकर के आती है, 1000 बार उसको उड़ान भरनी पड़ती है, तब जाकर के वो अपना इतना सुंदर घोंसला बना पाती है। और घोंसला बनने के बाद हम तोड़ करके ले आते हैं बहुत सारे लोग, है ना। इतना आसान नहीं है उस घोंसले को बनाना, है ना। इसलिए बच्चों, सक्सेस सबको चाहिए, सपने सब देखते हैं सक्सेस के,
लेकिन सक्सेस के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, जो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जो कठोर परिश्रम करना पड़ता है, वो हर किसी के बस की नहीं होती है। जो कर लेता है ना, उसको ये सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 के साथ। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।